को लेकर। आप न्यूरॉन से आज बात शुरू करेंगे। न्यूरॉन के बारे में आपको बताएंगे जो आपने स्कूल में पढ़ा हुआ है कि इट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड, हाँ भाई, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ फंक्शनल लाइफ नर्वस सिस्टम। हमारे नर्वस सिस्टम का ये बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, यानी हमारे नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चर बनाने में भी रोल प्ले कर रहा है और नर्वस सिस्टम का जो फंक्शन है महत, वो भी नर्वस सिस्टम का जो फंक्शन है वो भी न्यूरॉन के थ्रू पूरा हो रहा होता है। ठीक है, अब न्यूरॉन के बारे में जानने से पहले एक न्यूरॉन कैसा दिखता है, एक न्यूरॉन कैसा दिखता है, आज यहां से बात शुरू करेंगे। देखो, न्यूरॉन की कोई फिक्स शेप नहीं होती, न्यूरॉन की कोई फिक्स शेप नहीं होती, लेकिन मल्टीपल शेप्स का होता है। लेकिन न्यूरॉन, एक स्टैंडर्ड न्यूरॉन में जो जो चीजें होती हैं वो मैं आपके सामने बनाने वाला हूं। एक स्टैंडर्ड न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में जो जो चीजें होती हैं ये मैं आपके सामने बनाने वाला हूं। आए देखते हैं, मेरे साथ साथ बना लीजिएगा। पेपर 2 में डायग्राम बनाने के लिए आ सकती है और पेपर 1 में लेबल करने के लिए आ सकती है। पेपर 2 में बनाने के लिए, पेपर 1 में लेबल करने के लिए। एक न्यूरोनल सेल कैसा दिखता है? जनाब, इसकी लेबलिंग को सारा समझिएगा, तवज्जो से सुनिएगा बच्चों बात। न्यूरॉन एक सेल है, लेकिन आप देख रहे हैं कि एक सेल के लिहाज से इसकी शेप थोड़ी सी क्या है, मॉडिफाइड है, लेकिन है तो ये क्या, सेल। तो बेटा, सेल में सबसे पहले जो ऊपर मेम्ब्रेन होती है उसे क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन। इसका मतलब है ये न्यूरॉन की क्या है, तवज्जो रखो, अभी बनाओ नहीं, देखो बेटा, ये न्यूरॉन की क्या है, सेल मेम्ब्रेन, जिसे हम न्यूरोलेमा कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन है न्यूरॉन की, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, न्यूरोलेमा। उसके बाद जाहिर है कि जब ये सेल मेम्ब्रेन, तो अंदर क्या होगा, साइटोप्लाज्म। तो इस साइटोप्लाज्म को हम क्या कहते हैं, न्यूरोप्लाज्म। क्या कहते हैं बच्चों, न्यूरोप्लाज्म। फिर जाहिर है ये क्या होगा, न्यूक्लियस। इसे हम क्या कहते हैं, इसे न्यूक्लियस ही कहते हैं। ठीक है जी। अब इसके बाद आप देख रहे होंगे कि इस सेल मेम्ब्रेन में छोटी छोटी प्रोजेक्शंस निकली हुई है, छोटी छोटी, ये छोटी छोटी प्रोजेक्शन है। ऑरेंज वाला नहीं कह रहा, ग्रीन ही वाला पार्ट कह रहा हूं, ये छोटी छोटी प्रोजेक्शंस निकली हुई है। इन छोटी छोटी प्रोजेक्शंस को हम डेंड्रॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, और इन डेंड्रॉन्स के ऊपर फिर आपको मल्टीपल छोटे छोटे ब्रांचेस नजर आ रहे हैं। डेंड्रॉन्स प्रोजेक्शन को कहते हैं। डेंड्रॉन के ऊपर छोटे छोटे आपको ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं, इनको डेंड्राइट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो बच्चों को मैं देखता हूं डेंड्रॉन्स और डेंड्राइट्स का फर्क पता नहीं होता कि डेंड्रॉन्स कौन है और डेंड्राइट्स कौन है। जो कर्व वाली नहीं, जो ये प्रोजेक्शन निकल रही है ना आउटवर्ड, ये जो प्रोजेक्शन निकल रही है सेल मेम्ब्रेन की, ये डेंड्रॉन है। और डेंड्रॉन की प्रोजेक्शन पर हेयरी स्ट्रक्चर्स मौजूद है, एंटेना लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद है, जिनको आप डेंड्राइट्स कहते हैं। तो डेंड्रॉन्स पर डेंड्राइट्स हैं। डेंड्राइट्स अलग स्ट्रक्चर है और डेंड्रॉन सेल मेम्ब्रेन की प्रोजेक्शन है। सेल मेम्ब्रेन की जो छोटी छोटी आउटवर्ड प्रोजेक्शंस हैं उन्हें हम डेंड्रॉन्स कहते हैं। इज दैट क्लियर? और उन डेंड्रॉन्स के टॉप पे जो ऐसे एंटेना लाइक स्ट्रक्चर्स हैं वो जो है डेंड्राइट्स कहलाते हैं। इसी तरह आप देखिए सेल मेम्ब्रेन की चारों तरफ छोटी छोटी प्रोजेक्शन, लेकिन एक प्रोजेक्शन लॉन्ग है। आप देखेंगे तो आपको सेल मेम्ब्रेन की चारों तरफ छोटी छोटी प्रोजेक्शन नजर आ रही है, लेकिन व्हाट अबाउट दिस वन, दिस इज अ लॉन्ग प्रोजेक्शन। तो दिस प्रोजेक्शन इज कॉल्ड एक्सॉन। दिस प्रोजेक्शन इज कॉल्ड एक्सॉन। और हुर्फे आम में इसी को नर्व कहते हैं। नर्व 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 नर्व, हुर्फे आम में यही नर्व कहलाता है। एक्सॉन जो है ना, वही हुर्फे आम में नर्व कहलाता है। और उसके बाद फिर आप देख रहे हैं कि ये क्या है, ब्रांचेस बन रही हैं, इनको हम एक्सॉन टर्मिनल्स कहते हैं। एक्सॉन टर्मिनल्स। तो बेटा, एक स्टैंडर्ड न्यूरॉन का स्ट्रक्चर ये होता है।
आपको यहां ये समझना है कि इस अच्छा एक बात तो बताना भूल गया कि न्यूरॉन का ये जो पूरा स्टार शेप पार्ट है, स्टार शेप पार्ट है, इस पूरे स्टार शेप पार्ट को हम सेल बॉडी कहते हैं। यानी जो न्यूरोप्लाज्म है या न्यूक्लियस है, ये सब किसमें आ जाएगा? सेल बॉडी में। ये जो पूरा स्टार शेप पार्ट है ये क्या कहलाता है? सेल बॉडी कहलाता है, सोमा या सेल बॉडी। ठीक है, तो इसका मतलब अगर न्यूरॉन को हम मेजरली कैटेगराइज करें ना, तो उसमें क्या है? डेंड्रॉन्स है, सोमा है और एक्सॉन। और न्यूरॉन का काम, जो कंडक्शन होती है ना न्यूरॉन में, जो सिग्नल न्यूरॉन के अंदर जो सिग्नल जो है कंडक्ट होते हैं, वो हमेशा इस डायरेक्शन में होते हैं। क्या मतलब? सिग्नल इज रिसीव्ड एट द डेंड्रॉन्स, it is then transferred to the soma or cell body and then it is transferred to axon। याद रखिएगा हमेशा यही डायरेक्शन होगी, कभी भी किसी भी केस में ये डायरेक्शन चेंज नहीं होती, हमेशा डेंड्राइट्स टू सोमा टू एक्सॉन, डेंड्राइट टू सेल बॉडी एंड सेल बॉडी टू एक्सॉन। जो हमने पढ़ा था ना कि न्यूरॉन की खास बात क्या होती है कि इट इज द ओनली सेल दैट कैन जनरेट इलेक्ट्रिकल करंट और इंपल्सेस। तो जो इंपल्स ट्रेवल करता है वो हमेशा किस डायरेक्शन में करता है? अबे बोलो ना, डेंड्रॉन्स से एक्सॉन की तरफ। डेंड्रॉन से कभी भी एक्सॉन से रिवर्स नहीं होगा। ये यूनी डायरेक्शनल है, मोनो डायरेक्शनल है, कभी ये पाथवे बाई डायरेक्शनल नहीं होगा कि कभी यूं चलेगा कभी यूं चलेगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऑलवेज डेंड्रॉन्स टू एक्सॉन की डायरेक्शन होगी। एम आई क्लियर? यस सर। वाले बच्चों? यस सर। ओके, ये हो गया न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। मेरे बच्चे, न्यूरॉन की दो तरह की टाइप्स तुम्हारे से बना लिया सबने? ये बना लिया, लेबल कर लिया ऑनलाइन वालों? सर जल्दी बनाओ, शाबाश। जल्दी करो। हैं? डेंड्राइट्स, डेंड्रॉन्स, डेंड्राइट्स। हसन तुमने कर लिया नोट? हाँ भाई मोटू, हाँ पढ़ लिया? अच्छा, अब आ जाए बेटा, बात करते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन की। बेटा न्यूरॉन्स की जो हम टाइप्स पढ़ेंगे वो दो बेसिस पे पढ़ेंगे। पहला फंक्शनल बेसिस पर, एक्सोनल बेसिस पर और फंक्शनल बेसिस पर। न्यूरॉन की अब हम टाइप पढ़ने जा रहे हैं, स्ट्रक्चर पर नहीं। स्ट्रक्चर में तो मैंने बताया महत कि बहुत सारे तरह के शेप्स होते हैं, लेकिन एक स्टैंडर्ड न्यूरॉन का शेप हमने डिस्कस कर लिया। लेकिन अब न्यूरॉन का जो एक्सॉन है ना, एक्सॉन की बुनियाद पर कि एक्सॉन कैसा कैसा हो सकता है, उस पर हम टाइप्स की बात करेंगे, और हम फंक्शनैलिटी के लिहाज से न्यूरॉन कैसा हो सकता है उस पर बात करेंगे। भाई मैं निकल गया हूँ, मेरी अमजद भाई से बात हुई थी, बोले थे आप आ जाए, 9 बजे तक का टाइम दिया था ना, वो आप आ जाए आराम से, मैं निकल गया हूँ। ठीक है, अब आ जाओ एक्सोनल लेवल पर। बेटा एक्सोनल लेवल पर अगर हम बात करें तो न्यूरॉन दो तरह का होता है। एक वो एक्सॉन रखने वाला न्यूरॉन है जिसकी न्यूरॉन कवर्ड है, जिसकी न्यूरॉन, अगर मैं बना के दिखा दूं इसी डायग्राम में, देखो, एक वो न्यूरॉन है जिसके ऊपर ऐसी शीट्स, ऐसे कवर्स मौजूद हैं, कंटिन्यूअस नहीं है, डिसकंटिन्यूअस है। ऐसे कवर्स मौजूद हैं, ऐसे रोलिंग कवर्स मौजूद हैं, रोलिंग शीट्स मौजूद हैं, जो कि फैट की बनी होती है, फैटी होती है। और मेरे बच्चे, ये न्यूरॉन्स ये शीट कहलाती है माइलिन शीट। क्या कहलाती है? माइलिन शीट।
तो जो एक्सॉन इस तरह से माइलिन से कवर हुआ होता है, ऐसे न्यूरॉन्स को हम माइलिनेटेड न्यूरॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? माइलिनेटेड न्यूरॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आज अल्लाह खैर करे, कयामत तो नहीं है, आज आपने याद किया हमें। आए आए आए, अच्छा बोलो। मैं खैरियत से हूँ, आप बताएं। हाँ अरे तो मैंने आपको पूछा, मैंने आपको मैसेज तो किया था अभी कुछ दिन पहले उसके बारे में, आपने मसरूफियत में जवाब नहीं दिया मुझे। हाँ हाँ, मैंने अभी जो है ना वो डन तो नहीं किया है, लेकिन मुझे असल में जो है ना वो बैंक वाले दे रहे थे, तो मैंने उनसे अभी लेटर मंगा लिया था लेने के लिए कि क्या करेंगे यार। 11 प्रो दे रहे हैं वो लोग ना, असल में वो 11 प्रो दे रहे हैं। अच्छा आपका 10x, आप तो 11 का कह रहे थे। वो कितने का है, कितने का देंगे दुकान वाले, कितने का देगा? जितना दुकान वाले लेगा उतने का बताएं मुझे। हाँ 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 हाँ, ज्यादा चाहिए। अच्छा मुझे जो है ना, मुझे बस फिर ये कंफर्म कीजिएगा कि मुझे जो है ना 11 प्रो मिल रहा है एक 160 में, पीटी अप्रूव। ठीक है। अरे भाई 12 जिस दिन भाई गिफ्ट करेगा उस दिन रख लेंगे। अरे नहीं नहीं नहीं, इंशाल्लाह यार, बड़ा मिलने का दिल चाह रहा है तुमसे मुझे, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा यार। बिल्कुल मैं इंशाल्लाह करीब मिलूंगा आपसे 22 को। या असल में मेरी फैमिली में ना 2 शादियां स्टार्ट हो रही हैं ना इतवार से, तो ये हफ्ता 24 के बाद में तुम जा रहे हो क्या कराची से बाहर जा रहे हो? मैं 23 को फ्री होऊंगा, तुम 23 को उड़ जाओगे हैं? चलो ठीक है यार, इंशाल्लाह। क्या चीज? अरे मैं तुम्हें बताता हूँ ना, अभी तफसील से बताने का टाइम नहीं है। मैं इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर में गाड़ी में कॉल करता हूँ आपको, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह। अच्छा भाई, तो हम बात कर रहे थे बच्चों, क्या बात कर रहे थे कि माइलिन शीथ की बुनियाद पर 2 तरह का न्यूरॉन है। एक वो है जिस तार को, एक्सॉन क्या है, तार की तरह है ना, जिसमें करंट होता है, नर्व है, तार है। तो अब 2 तरह का तार है। एक तार वो जिसको अल्लाह ताला ने थोड़ा थोड़ा कवरेज दी हुई है, और एक वो नंगा तार है बिल्कुल, ठीक है ना, विदाउट अ रबर। आप समझे, एक तार वो है जिसके ऊपर इंसुलेटेड रबरिंग चढ़ी हुई है, और एक तार वो है जो कि नंगा खुला तार है। समझ में आ रही है? तो मेरे बच्चे, ये जो शीथ है इसको हम माइलिन शीथ कहते हैं। तो जिस न्यूरॉन के एक्सॉन पर ये शीथ मौजूद है उसे हम क्या कहते हैं? माइलिनेटेड न्यूरॉन। और जिस पर नहीं मौजूद उसे हम क्या कहते हैं? नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। दोनों में क्या फर्क होता है? दोनों में फर्क होता है स्पीड ऑफ कंडक्शन का। दोनों में क्या फर्क होता है? स्पीड ऑफ कंडक्शन का किसमें ज्यादा होगी? माइलिनेटेड में बहुत ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि माइलिनेटेड में जो करंट है ना वो ऐसे मूव करता है, जंप करके। माइलिनेटेड न्यूरॉन में जो करंट मूव करता है वो जंपिंग फैशन में करता है, इसीलिए इसे रेजिस्टेंस का सामना कम से कम होता है। जरा समझना, मैंने कहा कि न्यूरॉन अपने एक्सॉन की टाइप पर 2 तरह का होता है, माइलिनेटेड, नॉन माइलिनेटेड। डिफरेंस क्या आता है माइलिन शीथ से? माइलिन शीथ की वजह से जो स्पीड ऑफ कंडक्शन होती है वो बहुत ज्यादा होती है। तो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स बहुत ज्यादा फास्ट एक्टिंग न्यूरॉन्स होते हैं, और नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स, जैसे आपके जो डाइजेस्टिव ट्रैक है, डाइजेस्टिव ट्रैक की फंक्शनिंग तेज होती है कि स्लो होती है? स्लो होती है। तो डाइजेस्टिव ट्रैक में हम देखते हैं ज्यादातर हमें नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स की सप्लाई नजर आएगी, लेकिन वही हम ब्रेन के फंक्शंस देखते हैं जो फटक से हो जाते हैं, या हम बहुत सारे ऐसे फंक्शंस देखते हैं जिस पर फौरन से इमीडिएट, जैसे मेटाबॉलिज्म है, इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करना होता है, तो वहां सिग्नल्स पहुंचाने के लिए हम माइलिनेटेड न्यूरॉन्स को पाते हैं। बात समझ में आ रही है? तो डिपेंडिंग के बॉडी की एक्टिविटी कहां तेजी से होनी है, कहां स्लो होनी है, उस पर अल्लाह ताला ने डिस्ट्रीब्यूट किया है माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन को। इज दैट क्लियर ऑनलाइन वालों? Yes, sir. यस सर। माइलिनेटेड न्यूरॉन की स्पीड ऑफ कंडक्शन ज्यादा होती है। बाद दफा बच्चा सोचता है शायद इसकी कम होगी, नहीं, इसकी ज्यादा होती है। रीजन क्या है? इसमें जंपिंग फैशन में इंपल्स ट्रेवल करता है। ये मैं आसान लफ्जों में बता रहा हूँ, इसको सॉल्टेटरी कंडक्शन मेथड कहते हैं।
लेकिन उसका उसका देखो ना, एक करंट दौड़ रहा है एक वायर में, पूरी वायर से गुजरना पड़ रहा है, तो रेजिस्टेंस ज्यादा मिलेगी, और जंप कर करके जा रहा है तो रेजिस्टेंस कम मिलेगी, इसलिए फ्लो तेज होगा। बहरहाल तो ये तो हो गई न्यूरॉन की टाइप ऑन द बेसिस ऑफ एक्सॉन। अब आ जाए फंक्शनल बेसिस पे। अगर हम फंक्शनल बेसिस पे बेटा न्यूरॉन को क्लासिफाई करते हैं तो हम देखते हैं न्यूरॉन अगेन तीन तरह का। न्यूरॉन कितने तरह का है? तीन तरह का न्यूरॉन है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, आप जानते होंगे। सेंसरी न्यूरॉन, इंटर या रिले न्यूरॉन, एंड इंटर या रिले न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन। फंक्शनल बेसिस पर न्यूरॉन तीन तरह का होता है फंक्शनैलिटी के लिहाज से, कि न्यूरॉन तीन तरह का बॉडी में आपकी मौजूद है, ब्रेन से लेकर पूरी बॉडी में। एक सेंसरी, एक इंटर या रिले, और एक मोटर न्यूरॉन। ठीक है, अब क्या फर्क होता है बेटा? सेंसरी न्यूरॉन वो न्यूरॉन्स होते हैं जिनका फंक्शन क्या है? सिग्नल को रिसीव करना। सिग्नल को रिसीव करना, कोई भी सिग्नल आया, कोई भी, जरा समझना, ये पाथवे समझा देता हूं, बात बड़ी बेहतरीन समझ में आ जाएगी, जरा समझना बेटा। कोई भी सिग्नल आया, मैंने लेट सपोज, क्या नाम है आपका? इंशाल। इंशाल को टच किया। अब टच एक सिग्नल है। कितने बदकिस्मत हो कि मैंने तुम्हें टच किया है। कोई और होता तो क्या ही अच्छी बात होती। सर्दी चल रही है, दिसंबर का महीना है, आए है। दिसंबर से एक शेर याद आ गया, सुना दूं? शेर शायरी वैसे ही आसान उर्दू में शेर है, और ये कहा गया है, एक शायर ने अपनी महबूबा के लिए कहा है, उसकी खूबसूरती को बयान करते हैं। थोड़ा तरन्नुम में सुना देता हूँ, वैसे गला तो साथ नहीं दे रहा, और जिन लोगों को सुन के मजा आ जाए जरा कमेंट दीजिएगा, और नहीं आए तो मुंह बंद करके बैठे रहिएगा। भड़क भड़क उठेंगे शोले, आग लग जाएगी सीने में, मई फिर लौट आएगा दिसंबर के महीने में। मई में गर्मी ज्यादा होती है ना। भड़क उठेंगे शोले, आग लग जाएगी सीने में, मई फिर लौट आएगा दिसंबर के महीने में। तुम्हारे रूप की गर्मी, अरे तौबा रे तौबा, जो बूढ़े भी तुम्हें देखें नहा जाएं पसीने में। आए है, आए है, आए है, आए है। गरम शेर है ना। आए है, दिसंबर का ये रोमांटिक महीना, कभी मैं बीमार, बेगम को लेके कहीं घूमना फिरना नहीं नसीब हो रहा मुझे। अरे भाई, वायरल इन्फेक्शन से उठा हूँ, वीजा ही अटका हुआ है, खुदा की कसम। वायरल तो परमिशन लेनी पड़ती है, उसमें ये शराइत हैं कि चूंकि वायरल कंडीशन चल रही है, तो रीसेंट 15 दिन के अंदर किसी का भी कोई वायरल इन्फेक्शन है तो उसको वो अवॉइड कर रहे हैं। तो अभी लगे हुए नहीं, अभी रिजेक्ट भी नहीं हुआ है, लेकिन ये कि ये एक अटकन है। वहां पे आप नहीं गुजारिएगा। अच्छा भाई, अब सर आ जाओ फंक्शनैलिटी पर। ठीक है जी, तो सेंसरी न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन। मेरे बच्चे, मैं टच से बात निकल गई थी, टच हुआ ना, दिल पे टच हो गया। तो अब जरा समझिएगा टच का। तो इंशाल को मैंने टच किया। जब मैं कोई भी सिग्नल आता है ना बेटा, उसे रिसीव करते हैं सबसे पहले रिसेप्टर्स। सबसे पहले कौन रिसीव करते हैं? न्यूरॉन रिसीव नहीं करता, सबसे पहले कौन रिसीव करते हैं? अब रिसेप्टर्स रिसीव करके फौरन से इसको किसको देंगे? न्यूरॉन को। तो जिस न्यूरॉन को ये सिग्नल देंगे वो न्यूरॉन कहलाएगा सेंसरी न्यूरॉन। तो सेंसरी न्यूरॉन वो न्यूरॉन होता है जो सिग्नल को रिसीव करता है फ्रॉम रिसेप्टर्स, और फिर उसे वो सिग्नल को इलेक्ट्रिकल इंपल्स में कन्वर्ट करता है, और वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स को पूरा कैरी करता है कहां तक? ब्रेन तक या स्पाइनल कॉर्ड तक। ब्रेन तक या स्पाइनल कॉर्ड तक। अब क्या एक ही न्यूरॉन ब्रेन तक चला जाएगा? नहीं। तो हम क्या देखेंगे? एक न्यूरॉन दूसरे को पास ऑन करेगा, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, चौथा पांचवे को। तो ये पूरा सेंसरी पाथवे बनेगा। क्या बनेगा? ये
इस पाथ में जितने भी न्यूरॉन आएंगे वो सारे क्या कर रहे होंगे, बस वो जो सिग्नल बना है, जो टच करने से सिग्नल क्रिएट हुआ, वो सिग्नल एज इट इज कैरी कर रहे होंगे विदाउट मैनिपुलेटिंग। जो सिग्नल है उसको एज इट इज कैरी कर रहे होंगे। मेरी बात समझ में आ रही? तो सेंसरी न्यूरॉन वो न्यूरॉन होते हैं जो रिसेप्टर से सिग्नल को रिसीव करते हैं और फिर टुवर्ड्स स्पाइनल कॉर्ड, टुवर्ड्स ब्रेन उसे कैरी करते हैं विदाउट एनी मैनिपुलेशन। इज दैट क्लियर? उसके बाद आ जाते हैं इंटर न्यूरॉन या रिले न्यूरॉन। बेटा ये वो न्यूरॉन्स हैं जो स्पेसिफिकली स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में होते हैं, ठीक है ना। ये न्यूरॉन सिग्नल को रिसीव करते हैं किससे? सेंसरी न्यूरॉन से। किससे रिसीव करते हैं? और फिर ये उस सिग्नल को डिकोड करते हैं। जो सिग्नल इंपल्स आ रहा था अनइंटरप्टेड, उस सिग्नल को क्या करते हैं? डिकोड करते हैं, उस सिग्नल का मतलब समझते हैं। क्या मतलब? जैसे टच की कोई एग्जांपल ले लें। अब इंशाल को मैंने टच किया समझाते हुए, इंशाल को किसी अनजान आदमी ने टच कर दिया है नहीं, उसी जगह पर उसी तरह से इंशाल को किसी इनकी ड्रीम गर्ल ने टच कर दिया। आप समझ लो, तो टच एक ही जगह पर भी होगा तब भी रिस्पॉन्स अलग अलग होगा। क्या ख्याल है? तो ये क्या हो रहा है? ये डिकोडिंग हो रही है कहां पर? रिले न्यूरॉन में, कि ये टच किस तरह का है और क्या इसको रिस्पॉन्स करना है या नहीं करना। अब जनाबे आली इसका मतलब क्या हुआ? जो रिले न्यूरॉन है महज, ये रिसीव करते हैं सिग्नल किससे? रिसेप्टर सेंसरी न्यूरॉन से। फिर उस सिग्नल को डिकोड करते हैं, डिकोड करके उसका रिस्पांस डिसाइड करते हैं और रिस्पांस डिसाइड करके अब एक नया सिग्नल बनाते हैं। कौन सा सिग्नल? रिस्पांस सिग्नल। कौन सा सिग्नल? देखो समझ ना कि सिग्नल अब चेंज हो गया है, अब बन गया ब्रेन के अंदर कौन सा सिग्नल? रिस्पांस सिग्नल। फिर ये रिले न्यूरॉन ये सिग्नल दे देते हैं अगले टाइप ऑफ न्यूरॉन को, जिसको हम कहते हैं मोटर न्यूरॉन। तो मोटर न्यूरॉन कौन सी वैरायटी हुई? ये वो वैरायटी है जो सिग्नल को रिसीव करती है कहां से? रिले न्यूरॉन से। ये वो वैरायटी है जो सिग्नल रिसीव करती है कहां से? रिले न्यूरॉन से, जो असल में क्या होता है? रिस्पांस सिग्नल होता है। और फिर ये उस रिस्पांस सिग्नल को लेकर ऑर्गन तक जाती है, रिस्पांस सिग्नल को लेकर ऑर्गन तक जाती है। इज दैट क्लियर? बात समझ में आई थोड़ी या नहीं आई? तो मेरे बच्चे ये फंक्शनैलिटी है कि सेंसरी न्यूरॉन का काम है सिग्नल को पहुंचाना रिले तक, रिले का काम है उस सिग्नल को एनालाइज करना, उसका रिस्पांस डिसाइड करना, और मोटर का काम है फिर रिस्पांस सिग्नल को इफेक्टर तक पहुंचाना जहां से एक्शन किया जाएगा। इज दैट क्लियर? बहुत भाई स्पीड में 100 मीटर पर सेकंड पे ट्रेवल करता है। मतलब आप कह रहे हैं कि ये एक नहीं है, मतलब एक पूरी लाइन है, अलग-अलग एक दूसरे को सेंसेशन। जी जी, यहाँ पर हंड्रेड्स ऑफ न्यूरॉन्स होंगे आप तो एक दूसरे तरफ जाता है। जी। मेरे बच्चे अगर इसी पाथवे को हम ड्रॉ करना चाहें तो कैसे ड्रॉ करेंगे? कि हमारे पास सबसे पहले क्या था? रिसेप्टर था। रिसेप्टर ने किसको दिया? बोलो भाई। सेंसरी ने किसको दिया? ऑनलाइन वालों क्या हो गया? मौत आ गई क्या तुम लोगों को? हेलो भाई, आवाज नहीं आ रही ऑनलाइन वाले बच्चों को? तो सेंसरी ने किसको दिया? आयशा, बासिम, माज, यस सर। क्या मर गए? वो नहीं इसे सर, आवाज आ वो रही है। भाई कमरे में था, दैट्स द प्रॉब्लम। तो दिस इज द पाथवे। ये एक नॉर्मल हम कहते हैं, इसको कहते हैं नर्व कंडक्शन पाथवे। क्या कहते हैं? नर्व कंडक्शन पाथवे कहलाता है ये, नर्व कंडक्शन पाथवे, जहां कहानी स्टार्ट होती है रिसेप्टर से। बल्कि उसको और पीछे कर ले तो यहां सिग्नल आया, स्टिमुलस विच इज डिटेक्टेड बाय रिसेप्टर, और फिर फाइनली यहां पर इफेक्टर्स विल गिव द रिस्पॉन्स। This is called nerve conduction pathway. Fiza, am I clear? यस सर। तुमने पढ़ा हुआ है ना पहले भी सारा? जी सर, पढ़ा हुआ है। इसमें कोई मिस तो नहीं कर दी मैंने बात? कोई कंफ्यूज? ये चैप्टर कैसा लगा तुम्हें? आसान था, मुश्किल था? सर जब समझ आ जाता है तो आसान होता है। मैं वही तो पूछ रहा हूँ, समझ में आया हुआ है ना आपके सारे? यस सर। चलो, नर्व कंडक्शन पाथवे, कोई इसमें कोई मसला तो नहीं है ना? बिल्कुल क्लियर है। तो बेटा हमने यहाँ पर न्यूरॉन की फंक्शनैलिटी की बेसिस पे भी बात कर ली, और यहाँ पर हमने न्यूरॉन के एक्सोनल लेवल पर भी उसकी क्लासिफिकेशन कर ली। ठीक है, दोनों तरह से क्लासिफिकेशन। ये जो ब्रेन के सारे सेंसरी हैं, ये सारे आप कह रहे थे जो उसमें क्या लगा होता है,
ये माइनर रिलेटेड है। नहीं नहीं, हर जगह ऐसा नहीं है, हर सेंसेशन तेजी से थोड़ी कैरी करनी है। तो मतलब आपने बोला ब्रेन वाले जो है वो ज्यादा माइलिनेटेड है। हाँ, ब्रेन वाले जो है ब्रेन वाले तो ज्यादातर माइलिनेटेड है ना। टच करते हैं हाँ, उसमें जो न्यूरॉन को असल में टच भी बहुत तरह का है, जब आप मेडिसिन में पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे टच भी बहुत तरह का है। ब्लंट टच है, एक्सीडेंटल टच है, पिन पॉइंट टच है, तो हर तरह के जो है ना उसमें अलग तरह के न्यूरॉन इन्वॉल्व होता है। अगर आपको पता नहीं चलेगा, अगर आप पीछे से करा दो तो ज्यादा आपका रिस्पांस। अगर पता ही नहीं चल रहा ये पता नहीं चलता तो मतलब है कि आप पता नहीं चला, आपने देखा नहीं, लेकिन आपकी बॉडी को पता चलता है। बॉडी को पता चलता है। हाँ भाई, 12-13 में से लेना है किसी ने कुछ? हाँ, वो 11 प्रो का 160 तो ज्यादा नहीं है। 160 11 प्रो भाई नया डब्बा पैक मोबाइल है और 256 जीबी का है भाई, 12 प्रो 160 170 का है। और यूएस वाला है और पीटी अप्रूव्ड है पीडी अप्रूव है अपना वाला भेज दो विद ऑल कंडीशंस। अपना वाला भेज दो सर पीडी अप्रूव पीटीए अप्रूव सेट है, मैंने तो मार्केट में पता कराया, तो जो पीटी अप्रूवल भी जो यानी वो पीटी, क्योंकि मैंने बैंक के थ्रू चैनल बनाया, बैंक इसमें इन्वॉल्व हुआ दरमियान में, तो वो उन्होंने पीटी अप्रूवल की भी स्लाइड दिखाई है कि जो नॉर्मली जो पीटी अप्रूव हम लोग कराते हैं और एक इदारा कराता है, उनके दोनों कंडीशंस में क्या फर्क होता है, यानी ये वर्ल्ड वाइड चलाने के लिए। बहरहाल उससे मेरा इंटरेस्ट नहीं था, असल मकसद था कि पीटी अप्रूव सेट हो। आपने ऐसी ले ली ऐसी ले ली बेचने के लिए। हाँ, तो आप मुझे कह रहे हो ना आपको वाइफ भी दिलाना था मेरे को। क्या था? वाइफ के लिए दिलाना था। वही उन्हीं को दे दूंगा। कौन सा? 11 प्रो। आप भी चेंज कर रहे थे? नहीं, मुझे शौक ही नहीं मोबाइल चेंज करने का। रैम तो महंगा है कि इधर उधर हो गया तो महंगा और सस्ते की बात नहीं है यार। नहीं ना, आप इधर ड्राइव कर रहे थे, रिस्की काम कर रहे थे। नहीं, ये सब है नहीं, बाकी गाड़ी चला रहा हूँ वो रिस्क नहीं है कि गाड़ी है, या खुद अपने आप में मैं गिनती नहीं हूँ क्या बे, क्या बातें कर रहा है। अच्छा भाई, ये टाइप समझ में आ गई, माइंड ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब आ जाए एक स्टेप आगे चलते हैं मेरे बच्चे। आपने देखा कि जो नॉर्मल नर्व कंडक्शन पाथवे होता है, इस नॉर्मल नर्व कंडक्शन पाथवे में हम क्या देखते हैं कि एक रिसेप्टर होता है, फिर जनाबे आली वो सेंसरी न्यूरॉन को बताता है, फिर सेंसरी न्यूरॉन जो है वो रिले न्यूरॉन को बताता है, रिले न्यूरॉन उसे डिकोड करता है, और ये रिले न्यूरॉन भी कौन सा वाला होगा? ब्रेन वाला। क्योंकि जो डिकोडिंग होती है ना सिग्नल्स की, सुनो समझना बेटा, जो सिग्नल्स की डिकोडिंग होती है वो ब्रेन में होती है। तो डिकोड हुआ, फिर नया रिस्पॉन्स बना, और उसके बाद फिर वो ट्रांसफर हुआ। अब बेटा एक चीज हम पढ़ने जा रहे हैं जिसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स पाथवे। अब यहां पर तुम्हारा इम्तिहान होने वाला है भाई, अभी तुमने कहा था तुमने सारा पढ़ा हुआ है, रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। हाँ जी, अब ये इसी से रिलेट हो जाएगा। अभी सबसे पहले तो मुझे बता दें फिजा, व्हाट इज मेंट बाय रिफ्लेक्स एक्शन? Sir, response to a stimulus. है रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, क्या मतलब रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस? यानी रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस तो हम कर रहे हैं आपके कमरे में, यानी कमरे में किसी ने लाइट जला दी, लाइट के ऊपर आपकी जो है ना रिस्पॉन्स हो गया, या कमरे में चूहा आ गया। Sir, जो involuntary हो. इनवॉलंटरी हो तो इसका मतलब है जो आपके हार्ट धड़क रहा है वो रिफ्लेक्स है। तो भाई तुम्हारे से ही बात हो रही है ना, किधर हार्ट बीटिंग पे रिफ्लेक्स हो गई। व्हाट इज रिफ्लेक्स? यस भाई, क्यों नहीं पता जी? बात से व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन सुनते हैं ना आप ये वर्ड? सर रिफ्लेक्स एक्शन वो होता है जो आपकी बॉडी में कंडीशन होता है, तो मतलब कोई स्पेसिफिक स्टिमुलस होगा तो ऑटोमेटिकली इस पे दोबारा कहो बासिम, क्या कह रहे हो? तो मैं बोल रहा हूँ रिफ्लेक्स एक्शन होता है कि जब कोई स्पेसिफिक स्टिमुलस होता है कि बॉडी में, तो वो बॉडी ऑटोमेटिकली विदाउट एनी कॉन्शियस थॉट और वो रिएक्ट कर लेती है। जैसे अगर आप गर्म प्लेट पे हाथ डालोगे और वो इमीडिएटली हाथ हट जाएगा, तो दैट्स अ रिफ्लेक्स एक्शन ना, क्योंकि आपने सोचा तो नहीं है, वो इमीडिएटली एज अ रिस्पॉन्स हो जाता है। तो आपने एग्जांपल दी रिफ्लेक्स एक्शन की, लेकिन रिफ्लेक्स एक्शन को कैसे डिफाइन किया दोबारा कीजिएगा। सर मैंने बोला है कि इट्स अ कंडीशन रिस्पॉन्स टू अ स्पेसिफिक स्टिमुलस without any conscious thought. Without a conscious thought. Involuntary unplanned thought ना? तो मैंने भी तो ये कहा था.
मैंने ये तो नहीं कहा है कि अभी वासिम ने सही बताया या गलत बताया जनाब। बायोलॉजिकली विदाउट अ थॉट, ये तो एक आम बच्चा भी जिसको रिफ्लेक्स, अंग्रेजी जिसको पता है ना, वो रिफ्लेक्स को यूं ही डिफाइन करेगा कि जब खुद ब खुद विदाउट अ थॉट ऑटोमेटिकली हो जाए। बायोलॉजिकल लेवल पे कहां तब्दीली आ रही है एक नॉर्मल रिस्पॉन्स में और रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स में, इसको समझिएगा जरा बेटा। रिफ्लेक्स एक्शन वो एक्शन होता है, लिसन, रिफ्लेक्स एक्शन वो एक्शन होता है जिसका सेंसरी पाथवे ब्रेन तक नहीं जाता बल्कि स्पाइनल कॉर्ड से ही वापस आ जाता है। जरा समझना, नॉर्मल पाथवे क्या है? सेंसरी पाथवे बनेगा, सेंसरी न्यूरॉन जाएगा स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन, ब्रेन में रिले न्यूरॉन होगा, वो सिग्नल को लेता था, रिस्पॉन्स डिसाइड करता था, फिर नया सिग्नल बनाता था, फिर मोटर न्यूरॉन आता था, फिर वो निकल के जाता था। जबकि रिफ्लेक्स एक्शन क्या होते हैं? वो प्री डिसाइडेड एक्शंस। ये बिल्कुल, ये आप दोनों ने जो बात बताई उसमें एक बात सही थी कि रिफ्लेक्स एक्शंस हम उन एक्शंस को कहते हैं जिनका रिस्पॉन्स प्री डिसाइडेड होता है, पहले से डिसाइडेड है, जेनेटिकली फीड है, यानी हमें उसको डिकोड करके एनालाइज, बोलो भाई, नहीं करना होता। डिकोड करके एनालाइज, नॉर्मली हमारे साथ जितनी भी चीजें हो रही होती हैं हम उसे किसी ना किसी लेवल पे इंटीग्रेट कर रहे होते हैं, लेकिन रिफ्लेक्स एक्शंस जेनेटिकली वो एक्शंस हैं जो प्री प्लान्ड है, प्री डिसाइडेड रिस्पॉन्सेज रखते हैं। क्योंकि इनके रिस्पॉन्सेज प्री डिसाइडेड है, इसीलिए इसमें ब्रेन को इन्वॉल्व, भाई जब रिस्पॉन्स पहले से डिसाइडेड, ब्रेन का काम क्या था? इंटीग्रेट करना, डिकोड करना, रिस्पॉन्स डिसाइड करना। लेकिन जब रिस्पॉन्स पहले से ही डिसाइडेड है तो हम क्या देखते हैं? इस पाथवे में ब्रेन इन्वॉल्व, बोलो भाई, नहीं होता। और इसका मकसद ये भी है, क्यों नहीं इन्वॉल्व होता? क्योंकि रिफ्लेक्स एक्शन यूजुअली तेज होते हैं, तो यूजुअली जब तेज होते हैं तो अगर आप ब्रेन को इन्वॉल्व करेंगे तो पाथवे लंबा होगा। भाई सोचो ना कि आपका सेंसरी न्यूरॉन पहले स्पाइनल कॉर्ड में आएगा, स्पाइनल कॉर्ड से फिर ऊपर जाएगा ब्रेन में, फिर वापस ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड में, फिर वहां स्पाइनल कॉर्ड से बॉडी में, तो ये पाथवे लंबा चक्कर है। जबकि रिफ्लेक्स एक्शंस आर क्विक एक्शंस, वेरी क्विक एक्शंस। तो क्विक एक्शंस के लिए भी जरूरी था कि पाथवे क्या हो? छोटा हो। तो हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शंस वो एक्शंस होते हैं जो क्विक, द रैपिड एक्शंस whose responses are pre-decided, or the actions which bisect the role of brain। वो एक्शंस जो जिनका रिस्पॉन्स प्री डिसाइडेड था और ब्रेन को आप उसमें बाइसेक्ट कर जाते हो, आप ब्रेन को उसमें इन्वॉल्व नहीं करते, वो प्री डिसाइडेड रिस्पॉन्सेज रिफ्लेक्स एक्शंस कहलाते हैं। वो रिस्पॉन्सेज, वो एक्शंस जिनके रिस्पॉन्स पहले से प्री डिसाइडेड होते हैं, रैपिड होते हैं, बिकॉज ऑफ बाइसेक्टिंग द ब्रेन। आप ब्रेन को बाइसेक्ट कर लेते हो, ब्रेन को हटा देते हो, काट देते हो, निकाल देते हो इस पाथवे में से। और ये पाथवे कैसे शुरू होता है? सेंसरी पाथवे, सेंसरी न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड में जाता है और वहीं से मोटर न्यूरॉन वापस आ जाता है रिस्पॉन्स लेकर। तो ये एक्शन इसलिए कोई होते हैं। एग्जाम्पल की बात तो आपने देखी कि गर्म चीज पे हाथ रख के हम सोचो, गर्म चीज पे हाथ रख के हम सोचते, इंटीग्रेट करते कि हाथ हटाएं कि ना हटाएं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप चाहेंगे या नहीं चाहेंगे, बिकॉज रिस्पॉन्स इज प्री डिसाइडेड जेनेटिकली, यू विल ऑटोमेटिकली, हाँ कहीं पर अगर आपको गर्म चीज को छूना ही होगा तो आप उसके लिए अपने आप को तैयार करेंगे, अदरवाइज नेचुरल रिस्पॉन्स वुड बी, बोलो ना, हाथ का विड्रॉ करोगे। ठीक है, इसी तरह नी जर्क होता है। नी जर्क देखा है आपने? कभी डॉक्टर के पास जाए ना, ऑर्थोपेडिक के पास, तो वो नी पर आपके हैमर करता है। जब नी पर एक खास पॉइंट पर आपको टैप करेगा, आपका घुटना खुद ब खुद मूव करेगा, चाहे आप रोकना चाहें तब भी करेगा। इसको कहते हैं नी जर्क। ठीक है, आप इसको कर सकते हैं, आप कहीं पर भी पांव लटका के बैठ जाएं और अपने घुटने को आप जगह जगह टैप करें, तो एक जगह पर टैप करने से खुद ब खुद आपका घुटना मूव करेगा। पांव लटकाने की बात की है तो स्टिफ किए मैं लल्ले, लटका के लूज करके बैठोगे तो होगा। तो इसको कहते हैं नी रिफ्लेक्स या नी जर्क। इसके अलावा आप रोड क्रॉस कर रहे थे, अचानक से आपने देखा जनाब वाली बस आ रही है, फौरन से आप, अच्छा इसमें क्या होता है, बहुत सारे लोगों के रिफ्लेक्सेस वीक होते हैं। आपने सुना है ना, अभी वो रमीज राजा ने बयान दिया कामरान अकमल को PSL नहीं, कि भाई उम्र के साथ रिफ्लेक्स वीक हो जाते हैं। तो रिफ्लेक्स क्या होते हैं? क्विक एक्शंस होते हैं, है ना। तो क्विक एक्शंस उम्र के साथ कमजोर होते हैं। बहुत सारे लोगों में मेंटली डेवलपमेंट कम होने की वजह से भी उनके रिस्पॉन्सेज स्लो होते हैं। तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जब सिचुएशन रिफ्लेक्स दिखाने की आती है तो वो स्टंट हो जाते हैं। स्टंट, बस आ रही है, अब रोड पे देखा अचानक से, एक तो दरमियान रोड से क्रॉस करेंगे, कभी भी ब्रिज का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और जब देखा अचानक से बस करीब आ रही है, गाड़ी करीब आ रही है, तो वहीं खड़े हो जाएंगे। समझ में आ रही है? दिस इज द वीकनेस ऑफ रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स शुड बी राइट नाउ द रिफ्लेक्स अकॉर्डिंग टू रिफ्लेक्स। अगर रिफ्लेक्स एक्टिवली काम करता तो या वो बंदा आगे की तरफ भागता या पीछे की तरफ भागता, खड़ा नहीं रहता, क्योंकि रिफ्लेक्स एक्शन का नाम है, खड़े रहने का नाम नहीं।
बाद कोई पैनिक सिचुएशन आ गई तो वही बिल्कुल स्टन हो जाता है। तो ये उनकी मेंटल कमजोरी को जाहिर करता है। यू हैव टू बी कंपोज्ड। ठीक है, असर तो होता है, लेकिन एकदम दुनिया मावरा से बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाना, that's a sign of undeveloped brain। ठीक है ना, बच्चा होता है जो घबरा जाता है, आप बच्चे थोड़ी मेच्योर हो जाते हैं। मेच्योरिटी का मतलब क्या होता है कि यू हैव द पोटेंशियल टू एनालाइज द सिचुएशन एंड डिसाइड द अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स। ये है मेच्योरिटी। जब आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे क्या करना है, एनालाइज ही नहीं कर पा रहे सिचुएशन को, रियलिटी को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे, ई ग्रेड आ गया, यू आ गया, अब रोए जा रहे हो, ठीक है, दुख होता है। लेकिन अब क्या, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है ना सन? नीजर भाई पैसे लगेंगे ऐसे हर चीज फ्री में करा लोगे भाई। तो नीजर हो गया, विड्रॉल ऑफ हैंड हो गया, बाय टचिंग, व्हेन टचिंग द हॉट ऑब्जेक्ट। इस तरह की और बहुत सारी एग्जांपल्स होती हैं। जैसे आपने कभी कभी एक रिफ्लेक्स देखा होगा, कभी देखा है बॉडी बैठे बैठे अचानक से हिल जाती है पूरी। कभी हुआ है आप में से इसी के साथ? आप बैठे होते हैं और अचानक से आपको लगता है पूरी बॉडी में करंट दौड़ गया। आप अगर अपनी तबीयत पे हो, जी इधर से आवाज नहीं आ रही ऑनलाइन में से, कभी ये महसूस किया है कि आप बैठे में कभी इरेगुलर टाइम पे, कोई ऐसा स्पेसिफिक टाइम नहीं, और अचानक से बैठे बैठे आपको जो है ना ऐसा लगता है कि करंट की वेव जो है ना आपके बॉडी में से दौड़ गई? ऑनलाइन वालों, सर ये क्या होता है यहाँ पे? इंसान के बच्चे हो ना तुम लोग, फरिश्ते तो नहीं हो। सर ये कहता है अगर एक स्पेसिफिक पॉइंट पे आगे यहाँ पे लेगना लगे तो अजीब से पूरा आपको क्या होता है? कुर्सी के लग जाते हैं। हाँ एकदम ये लग जाते हैं, तो एक कोई पॉइंट होता है यहाँ पे नहीं। इसका बड़ा अच्छा, बड़ा जबरदस्त नाम होता है इसका। फनी बहुत निकल जाते हैं। हाँ, बड़ा अच्छा सा नाम होता है, मेरे ध्यान से निकल रहा है तो ये 12। क्या होता है? भाई ऑनलाइन में से कोई जवाब क्यों दे रहा? असल में ये जो है जॉइंट ऐसा है कि इसमें कुछ नर्व्स एक्सपोज होती हैं, तो जब डायरेक्टली कभी आप गलती से